आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके हर टीचिंग एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। सो ये है हमारा लॉज ऑफ हेरिडिटी। अब क्या होता है कि जो हेरिडिटी है वो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स से आएंगे। ठीक है। ये जो लॉज थे कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? ये ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, उनके वर्क से आते हैं। उसको साथ ही में सपोर्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट बाइगॉट एंड गैल्टन। ठीक है। अब क्या होता है, हर एक बच्चा जो है, आधे जो हेरिडिटरी फीचर्स है या मटेरियल है फादर से आते हैं और आधे जो है वो मदर से आते हैं। इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है, जो भी ट्रेड्स हमारे अंदर आते हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑन सर्टेन लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है बाय गॉड्स लॉ ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक। मतलब अगर सरल भाषा में बोलूं तो जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है। चलिए समझते हैं पहले लॉ को। ये लॉ बोलता है कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स को के जैसे होते हैं। कैसे? या तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी सेम होंगी, उनकी मेंटल और कॉग्निटिव स्किल्स वैसी होंगी, या इमोशनल स्किल्स वैसी होंगी। अगर इन सरल भाषा में बोले कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या जो बच्चा है वो सिमिलर होगा। कैसे? जो जो अपने पेरेंट्स जैसे, जो ट्रेड्स पेरेंट्स में है, माँ बाप में है, वही के वही जो है वो बच्चे में भी पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जो है अगर इंटेलिजेंट पैदा हो जाए, ऑनेस्ट पैदा हो, या उसके जो पेरेंट्स हैं वो टॉल हो, तो देर आर हाई चांसेस कि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सेम क्वालिटीज जो है वो बच्चे में आएंगी। ठीक है। सो ये बोलता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स या कुछ कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, वो ट्रेड्स अपने जो है इनहेरिट करते हैं। कहाँ से? अपने पेरेंट्स से। सो ये जो ट्रेड्स हैं ये अपीयर इसलिए होते हैं क्योंकि जो जीन्स हैं वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है। लाइक प्रोडक्ट्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई म्यूजिशियन है, किसी के पेरेंट्स जो है वो म्यूजिशियन है, तो वो उनके जो बच्चे हैं वो भी हाई चांसेस हैं कि म्यूजिकल टैलेंट शो करेंगे। अगर जो किसी के पेरेंट्स मान लो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कोई एथलीट है, उनकी जो बॉडी है वो बॉडी स्ट्रक्चर और स्टेमिना काफी अच्छा है, तो उनके जो बच्चे हैं उनमें भी वैसा आएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि आप अपने मम्मी जैसे लग रहे हो, आप अपने फादर जैसे लग रहे हो, आपकी वॉइस अपने फादर पे गई है, सो ऑन। तो ये इसी लॉ में होता है, दैट इज बाय गॉड्स लॉ ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक। राइट। सो एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अब जो टीचर है, ठीक है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो हर एक स्टूडेंट है वो डिफरेंट उनके हेरिडिटी बैकग्राउंड होते हैं। सो जो लर्निंग है, लर्निंग कैपेसिटी है, और जो बिहेवियर है वो भी अलग अलग होगा। सो जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल को ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए, सो दैट उसका जो हेरिडिटी है, उसका जो इनहेरेंट पोटेंशियल है, और टीचर उसको ध्यान में रख सके। राइट। ये था हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है। सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का नियम। सिंपली अब वेरिएशन मतलब डिफरेंस। क्या ये लॉ जो है बोलता है जी, ऐसा नहीं है कि अगर ऑफस्प्रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ रिजेंबल करे उनके पेरेंट्स को, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स हों जो पेरेंट्स में ना हो लेकिन बच्चे में हो। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी दो इंडिविजुअल है एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, इवन अगर वो एक फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हों। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है वो ये तो हमने पढ़ा कि जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कुछ न्यू जो जीन्स हैं वो भी बनते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से कुछ एक डिफरेंट फीचर भी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो है वो शॉर्ट है लेकिन उनका जो बच्चा है काफी लंबा है, वो टॉल है। तो ऐसा होता है। सो कुछ ट्रेट्स होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, बच्चे में दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिसेसिव होते हैं, मतलब वो हिडन होते हैं, वो दिखते नहीं है। ठीक है। सो जो इन्वायरमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटरेक्ट करता है हेरिडिटी के साथ। सो और
जो इंडिविजुअल है एक डिफरेंस उसमें क्रिएट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए गए हैं कि दो भाई हैं, वो डिफर कर सकते हैं हाइट में, कॉम्प्लेक्शन में और इंटेलिजेंस में। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि सेम हेरिडिटी है, बट वो कुछ थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस जो हैं उनकी हैबिट्स में, उनके इंटरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है कि एक बच्चा है जिसकी ब्लू आईज है, लेकिन उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके जो है वो ब्राउन आईज थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लो हो सकता है कि जो ब्लू आईज वाला ट्रेड है पेरेंट्स में वो रिसेसिव होगा, हिडन होगा, लेकिन वो बच्चे में डोमिनेट कर गया। सो ये था लॉ ऑफ वेरिएशन। अब इसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? अब ये बोलता है कि हर बच्चा जो है वो यूनिक है। सो जो एजुकेशन है वो पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट ऑल आपको बना दो, कि एक जैसा ही आप सबको पढ़ा दो। देर आर हाई चांसेस कि एक बच्चे को जल्दी समझ में आएगा, एक बच्चे को लेट समझ में आएगा। तो आपको इंडिविजुअल को ध्यान में रख के जो है वो करिकुलम बनाना है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो यूज करनी है। इस तभी जो है वो टीचिंग सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, सो जो टीचर है वो ध्यान में रखे कि डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे जाए, सो दैट वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है ध्यान में रख के और जो बच्चे की जो इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, उसको ध्यान में रख सके। राइट, उससे क्या होगा? लर्निंग और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। फिर आता है हमारा लास्ट लॉ, दैट इज थर्ड लॉ। ये है लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? प्रतिगमन का नियम हिंदी में। सो ये जो लॉ था सबसे पहले दिया गया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ये लॉ बोलता है कि अब कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, कि वो मान लो आपको ग्रैंड पेरेंट्स में दिख रहे हों। जैसे मान लो कि ग्रैंड पेरेंट्स की आईज, मतलब दादा दादी की जो आंखें हैं वो ब्लू थी, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनकी आईज ब्राउन हो गई, तो वो क्या हो गया? स्किप हो गया। लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स के बच्चे हैं, है ना, उनमें जो है वो ब्लू आईज का ट्रेट फिर से देखने को मिलता है। तो इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, the exceptional traits of parents tend to regress, move backward towards the average characteristics of the race in the next generation। कि मतलब ऐसा हो सकता है कि जो एक्सेप्शनल टैलेंटेड पेरेंट्स होते हैं या कुछ वीक पेरेंट्स होते हैं, यूजुअली जो है वो एवरेज ट्रेट शो करते हैं, ना कि कुछ एक्सट्रीम। कोई जो मान लो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई किसी के पेरेंट्स जो है वो उनकी जो मान लो स्पोर्ट्स में है या म्यूजिक में बहुत हाई एबिलिटीज हैं, लेकिन उनके जो बच्चा है उसमें वो ट्रेट्स नहीं आए, तो कुछ ट्रेट्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, हिडन रह जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा क्यों होता है? सो दैट कि एक बैलेंस और स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन की जा सके स्पीशीज में। अगर पेरेंट्स जो है एक्सट्रीमली टॉल और इंटेलिजेंट होंगे तो देयर चिल्ड्रन जो है वो यूजुअली क्लोजर होंगे या एवरेज होंगे हाइट में या इंटेलिजेंस में। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो इतने एवरेज निकल जाते हैं, तो उनको हमेशा सुनाया जाता है कि ओ तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे थे, तुम ये हो। सो लाइक दिस इज द लॉ ऑफ रिग्रेशन इन सिंपल लैंग्वेज। अगेन होता कैसे है? सेम ही एक्सप्लेनेशन जैसे पहले थी, कि जो बहुत सारे जीन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कुछ न्यू जीन्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में बन के जो है वो बनते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है मतलब एक डिफरेंस जो है क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, a genius may have children of normal intelligence, again same. Exceptional tall parents often have children who are tall but not as extreme. सिमिलर जो चिल्ड्रन ऑफ वीक पेरेंट्स, मान लो कि कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज है, तो उनके जो बच्चे हैं हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो। सो दिस इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है? सो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो टीचर है should not expect that children of geniuses always to be a genius। मतलब कि मान लो किसी टीचर को पता है कि उसके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, राइट, और उन्हें ये एक्सपेक्ट करें कि जो बच्चा उनके पास आया है वो भी बहुत होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर को समझना चाहिए कि ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो जितने भी जो बच्चे हैं उनको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सो दैट वो अपना पोटेंशियल जो है इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके।
और जो एजुकेशन है वो उसका एम की इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऑन लॉज ऑफ हेरिडिटी। आई होप आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द लॉज ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक मीन्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल पेरेंट्स इन मेनी ट्रेट्स। ठीक है, बच्चे कई गुणों में अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अ चाइल्ड रिजेंबल्स पेरेंट्स इन फेशियल स्ट्रक्चर एंड बॉडी टाइप। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ, यस द राइट आंसर इज सी, लॉ ऑफ लाइक begets लाइक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, a teacher explained that children of musician often show musical inclination. This supports, yes, the law of like begets like. फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, in athletic parents produce children with strong physical build. This relates to regression, variation, alike begets like. So here the right answer is C. तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये लॉ, इतने सारे क्वेश्चन सेम ही लॉ के ऊपर थे। फिर आता है फिफ्थ, विच लॉ एक्सप्लेन्स द हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्शन एंड टेम्परामेंट। सो द राइट आंसर इज यस सी, लॉ ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक। फिर आता है नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएशन स्टेट्स दैट all children of the same parents are identical. Offspring always show differences from parents and among themselves. No new traits can appear. Environment has no role in development. So here the right answer is B for ball. Offspring always show differences from parents and among themselves. फिर आता है next question, that is seventh question. In a family of 3 children, one is tall, one is average and one is short. This shows, yes, the right answer is C, law of variation, कि पेरेंट्स और बच्चे में डिफरेंसेस होंगे। फिर आता है when teachers say every child is unique, it matches with which hereditary law? Law of regression, variation, similarity and dominance. So here the right answer is बी, लॉ ऑफ वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन से ही पता चलता है कि सब जो है यूनिक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन यहाँ, ओके सो ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, ओके सो यहाँ पे इंग्लिश में मिस हो गया बट इट्स ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है 9th क्वेश्चन है कि 2 भाई बहन व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और व्यवहार में बहुत भिन्न है, यह किसका उदाहरण है? सो ये वेरिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है 10th क्वेश्चन, वेरिएशन का कारण क्या है? वेरिएशन इन चिल्ड्रन अकर्स ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस या फिर बोथ हेरिडिटी एंड environment. So here the right answer is C, both heredity and environment. फिर आता है 11th question, that is the law of regression states that. अब law of regression क्या है? So ये बोलता है कि जो offspring है tend to move towards the average of the species. अगर माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चे जो है वो एवरेज होंगे, उनमें रिग्रेशन दिखेगा, हिडन कुछ हेरिडिटी जीन्स के आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा। फिर आता है वेरी टॉल पेरेंट्स हैविंग चिल्ड्रन हु आर स्लाइटली शॉर्टर इलस्ट्रेट्स। सो हियर अगेन द लॉ ऑफ रिग्रेशन। 13th क्वेश्चन, a child of a genius parent show good intelligence but not extraordinary intelligence. This is an example of, yes, the right answer is C, law of regression. फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, if both parents have extremely fair skin tone but the child is moderately fair, this demonstrate. दोनों माता पिता बहुत गोरे हैं लेकिन बच्चा मध्यम गोरे रंग का है, यह दर्शाता है। सो आपको कमेंट में बताना है कौन सा इसमें लॉ होगा। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक, स्टे ट्यून,
गुड बाय।